दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख पेरिस एग्रीमेंट टर्न्स 5 टाइम टू डिमांड रियल ड्रास्टिक एक्शन नाउ और द हिंदू में छपी खबर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म्स बॉडी टू ओवरसी इंडियाज पेरिस क्लाइमेट गोल्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने की बात कही है। गौरतलब है कि जून 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते को छोड़ने की घोषणा की थी। समझौते के जटिल प्रावधानों के चलते नवंबर 2020 में अमेरिका आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से बाहर होने वाला पहला देश बना था, जबकि इस साल 12 दिसंबर 2020 को पेरिस समझौते ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पेरिस समझौते को लेकर चुनौतियों और संभावनाओं पर बात करना जरूरी है। आज के आर्टिकल में हम देखेंगे कि पेरिस समझौता क्या है, इसके लागू होने की क्रियाविधि क्या है, पेरिस समझौते की सीमाएं क्या हैं, भारत के सामने इसे लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं, भारत सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कुछ प्रयास किए गए हैं और साथ ही बात करेंगे कि आगे की राह क्या हो। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुई क्लाइमेट एम्बिशन समिट की। इस मौके पर एक वर्चुअल ग्लोबल समिट क्लाइमेट एम्बिशन समिट आयोजित की गई थी। क्लाइमेट एम्बिशन समिट को यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा चिली और इटली के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मौके पर दुनिया भर के देशों द्वारा नए कमिटमेंट्स पर सहमति जताई गई। भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया था। पीएम ने भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया। मसलन भारत ने एमिशन इंटेंसिटी को 2005 से 21% तक कम किया है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2020 में 36 गीगावाट की वृद्धि हुई है। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता देश में चौथे नंबर पर है। 2022 से पहले यह क्षमता 175 गीगावाट हो जाएगी। 2030 तक भारत ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर रिलीफ जैसी पहलों की शुरुआत की है। अब देखते हैं कि पेरिस समझौता क्या है, इसके लागू होने की क्रियाविधि क्या है। पेरिस समझौते पर बात करने से पहले हम जलवायु परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पेरिस समझौते की जड़ में है। जलवायु परिवर्तन से मतलब है कि किसी क्षेत्र में एक लंबे समय के दौरान सामान्य परिस्थितियों मसलन तापमान और वर्षा में परिवर्तन होना। उदाहरण के लिए आज से लगभग 20,000 से पहले अधिकांश यूएसए ग्लेशियर से ढका था, जबकि आज कुछ ही ग्लेशियर्स बचे हैं। जलवायु परिवर्तन से होने वाले कुछ प्रभाव इस तरह हैं: महासागरों के जल स्तर में वृद्धि होना, ग्लेशियर्स का पिघलना, पौधों की वृद्धि करने के समय में परिवर्तन होना आदि। वैश्विक स्तर पर इन प्रभावों से निपटने के लिए एक गंभीर प्रयास की जरूरत थी। इसी के मद्देनजर फ्रांस के पेरिस में 2015 में हुए COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में पेरिस समझौते को अपनाया गया था। पेरिस समझौता इतिहास में पहली बार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को एक समझौते पर यूनाइट करता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। इसे लागू 4 नवंबर 2016 को किया गया था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते को आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया था। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि है। पेरिस एग्रीमेंट का मकसद वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है, विशेष तौर पर पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। मानवीय गतिविधियों के जरिए होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को उस सीमा तक सीमित करना जहां तक पेड़ों, मिट्टी और महासागरों द्वारा प्राकृतिक तरीके से अवशोषित किया जा सके। इसके अलावा समझौते में क्लाइमेट फाइनेंस के जरिए अमीर देश गरीब देशों को नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को अपनाने के लिए मदद करेंगे। पेरिस समझौता वित्त, तकनीकी और क्षमता निर्माण का एक फ्रेमवर्क मुहैया कराता है। वित्त के तहत विकसित देश गरीब और जलवायु परिवर्तन के लिए सुभेद्य देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे। तकनीक फ्रेमवर्क के तहत विकास और इसके स्थानांतरण की बात की गई है। क्षमता निर्माण के तहत ऐसे देश जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए विकसित देशों से क्षमता निर्माण में सहयोग की बात की गई है। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए देशों को अभी तक
उपलब्ध तकनीकों के आधार पर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देना होगा। इसके लिए देशों को 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की योजना सौंपनी थी। गौरतलब है कि पेरिस समझौते के प्रावधान लीगली बाइंडिंग है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान ऐच्छिक है। अब देखते हैं कि भारत के एनडीसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है। इसके तहत एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जलवायु अनुकूल स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत क्षमता का लगभग 40% स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना भी भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल किया गया है। अब एक नजर डालते हैं पेरिस समझौते की सीमाओं पर। सीमाओं की बात करें तो देशों द्वारा अभी तक सौंपे गए एनडीसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वैश्विक तापन को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेरिस समझौते के तहत सभी देश, चाहे वे अमीर हो या गरीब, विकसित हो या अविकसित, सभी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। लेकिन इनके लिए प्रतिबद्धताएं क्या होंगी, ये निर्धारित नहीं किया गया है। देश को अपने उत्सर्जन लक्ष्य खुद ही निर्धारित करने हैं। इनके पूरा ना होने पर किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है। समझौते में तापमान को जिस सीमा तक रखने की बात की गई है, उस सीमा तक भी वैश्विक तापमान के परिणाम खतरनाक होंगे। ऐसी ही चुनौतियां भारत सरकार के सामने भी हैं। आइए अब जानते हैं भारत के सामने पेरिस समझौते को लागू करने को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं। भारत के सामने समझौते को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों के रखरखाव और लागत की। मसलन सौर ऊर्जा प्लांट्स और पवन चक्कियां लगाने में लागत अधिक है। इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधन मौसमी परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं तो हैं, लेकिन तकनीक के क्षेत्र उस स्तर पर निवेश नहीं हो सका है। इसी तरह बढ़ते जनसंख्या दबाव के चलते भारत अपनी जैव विविधता के निम्नीकरण का सामना कर रहा है। इसलिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देते हुए कार्बन संचयन की प्रक्रिया में भी बाधाएं आ रही हैं। कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कड़े नियमन की जरूरत है। अब देखते हैं कि भारत द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास क्या हैं। भारत ने पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन किया है। AIPA यानी एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इसका मकसद पेरिस समझौते के तहत निर्धारित NDCs को लागू करना सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में प्रयास करना है। AIPA भारत में कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए नेशनल अथॉरिटी के तौर पर काम करेगी। यह प्रावधान पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत किया गया है। साथ ही एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट यह सुनिश्चित करेगी कि भारत जलवायु के क्षेत्र में अपने नेतृत्व को कायम रख सके। गौरतलब है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके क्लाइमेट एक्शंस पेरिस लक्ष्यों के साथ बराबरी रखते हैं। भारत ने LED लाइट्स का प्रयोग बड़े स्तर पर किया है, जिससे हर साल 38 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी होती है। उज्ज्वला योजना के तहत 80 मिलियन घरों को कवर किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत द्वारा इस दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 आदि इस दिशा में किए गए अन्य प्रयास हैं। लेकिन अभी भी इस दिशा में और प्रयास किए जाने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत दुनिया भर के देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में तीसरे स्थान पर है। प्रतिशत के लिहाज से भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों से काफी पीछे है। इस तरह देखा जाए तो भारत समस्या का बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। इस दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयास उसकी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। इस दिशा में प्रयास करते हुए सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना होगा। वन नीतियों को भी अपडेट करने की जरूरत है। ऊर्जा मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना होगा।
जैसे कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट में अपने वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। तब तक भारत न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेगा बल्कि इस दिशा में और अधिक प्रतिबद्धताएं भी तय होंगी। उम्मीद है कि इन कोशिशों से भारत पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सुझाव दीजिए।